तो कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में टाइम को कैसे नापा जाता है? आज हम युगों के एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसी पहेली जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को उलझाए रखा है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये युग लाखों साल लंबे हैं या फिर बस कुछ हजारों साल? मजे की बात यह है कि दोनों ही सिद्धांतों में कुछ बड़ी दिक्कतें हैं जो हमें कुछ बहुत ही अजीब नतीजों पर ले जाती हैं। जरा सोचिए इस बारे में। अगर हम लाखों साल वाली थ्योरी को सच मान लें तो इसका मतलब है कि रामायण को हुए करीब 10 लाख साल हो गए हैं। और अगर हजारों साल वाली थ्योरी को माने तो जिस कलयुग में हम जी रहे हैं वो तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। तो फिर सच क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं हमारे पहले किरदार, महान विद्वान बाल गंगाधर तिलक के साथ। उन्हें पुराणों में एक बहुत ही जरूरी सुराग मिला था। तो तिलक ने ये पाया कि जिस दौर में पुराण लिखे जा रहे थे, यानी पहली सदी के आसपास, ईसाई धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था। अब पुराण लिखने वालों के सामने एक मुश्किल थी। अगर वो ये मान लेते कि 1200 साल का कलयुग खत्म हो चुका है तो ये उनके धर्म के लिए एक चुनौती बन जाती। तो उन्हें ये साबित करना था कि बुराई का ये युग अभी भी चल रहा है, और इसके लिए उन्हें एक नया गणित बनाना पड़ा। और इसका हल उन्होंने निकाला दिव्य वर्ष के कॉन्सेप्ट से। उन्होंने कहा कि भाई युगों की गिनती इंसानी सालों में नहीं बल्कि देवताओं के सालों में होनी चाहिए। और फिर उन्होंने तय किया कि एक दिव्य वर्ष का मतलब होगा 360 इंसानी साल। और बस इसी एक छोटे से बदलाव से जो 12,000 साल का चक्र था वो अचानक से 43,20,000 साल का बन गया। बस इसी एक ट्रिक से कलयुग की लंबाई 1200 साल से बढ़कर 4,32,000 साल हो गई। और जाहिर है ये साबित हो गया कि ये युग अभी भी चल रहा है। अब मजे की बात यह है कि ये 43,20,000 का नंबर कहीं से भी यूं ही नहीं उठा लिया गया था। ये नंबर असल में प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी की एक यूनिट महायुग से लिया गया था, जिसका इस्तेमाल यूनिवर्स की बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को नापने के लिए होता था। ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, महायुग जो है वो देवताओं और यूनिवर्स के लिए एक टाइम स्केल था, इंसानों के इतिहास के लिए नहीं। पुराणों के लेखकों ने बस इस कॉस्मिक नंबर को उठाया और उसे इंसानी इतिहास के चक्कर के साथ फिट कर दिया। अब इस कहानी में एक और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है 19वीं सदी के योगी खगोल शास्त्री श्री युक्तेश्वर के साथ। उन्होंने युग चक्र को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश किया। तो ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि युग एक सर्कल में चलते हैं, मतलब अच्छे से बुरा और फिर अचानक से बुरे से वापस अच्छा, सतयुग से कलयुग और फिर बूम एकदम से वापस सतयुग। लेकिन श्री युक्तेश्वर ने इस आइडिया को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि भाई कुदरत में कोई भी चीज अचानक नहीं होती। तो उन्होंने एक सर्कल के बजाय एक लहर, एक वेव की तरह के साइकिल का आइडिया दिया, जिसमें एक उतार है और एक चढ़ाव भी। उनका आइडिया बिल्कुल एक पेंडुलम जैसा था। अब सोचिए, ये पेंडुलम एक स्वर्ण युग से शुरू होता है, धीरे धीरे नीचे अंधकार युग तक जाता है और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर स्वर्ण युग की तरफ चढ़ता है। और उन्होंने इस 24,000 साल के चक्र को एक असली खगोलीय घटना से भी जोड़ा, हमारी धरती की धुरी का धीरे धीरे डगमगाना, जिसे विषुवों का अग्रगमन या प्रोसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब सीन में आते हैं महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिनके एक आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आर्यभट्ट ने एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल उठाया, क्या हो अगर चारों युग घटती हुई लंबाई के न होकर बराबर लंबाई के हों? उन्होंने 12,000 साल की चक्र को 4 बराबर हिस्सों में बांटा, जिससे हर युग 3,000 साल का हो गया। अब ये आइडिया उस जमाने के हिसाब से बहुत ही रैडिकल था। उनके ही एक साथी ब्रह्मगुप्त ने तो उनकी कड़ी आलोचना की और कहा कि वो पवित्र ग्रंथों यानी स्मृति के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन आर्यभट्ट के पास अपनी थ्योरी का एक मजबूत खगोलीय आधार था। तो आर्यभट्ट का आधार था सप्तऋषि कैलेंडर। ये कैलेंडर सप्तऋषि तारामंडल, जिसे हम बिग डिपर के नाम से भी जानते हैं, उसकी चाल पर आधारित है। इस तारामंडल को अपना एक चक्कर पूरा करने में ठीक 2,700 साल लगते हैं, और आर्यभट्ट के हिसाब से यही एक युग की सही लंबाई थी। तो अब हमारे पास इस पजल के सारे टुकड़े आ चुके हैं। चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर क्या बनती है। तो देखिए,
जब हम इन सारे आइडियाज को एक साथ मिलाते हैं तो एक बिल्कुल नई और साफ तस्वीर सामने आती है। हम श्री युक्तेश्वर का 24,000 साल वाला वेव साइकिल लेते हैं, उसे आर्यभट्ट के हिसाब से 4 बराबर युगों में बांटते हैं और हर युग को 2700 साल का मानते हैं। अब इसमें 300 साल का संध्या काल यानी ट्रांजिशन पीरियड जोड़ने पर हमें 3000 साल का एक पूरा युग मिल जाता है। और ये जो नई टाइमलाइन बनती है ना, वो कमाल की है। ये महाभारत जैसी घटनाओं के आर्कियोलॉजिकल सबूतों के साथ कहीं बेहतर फिट बैठती है। और सबसे अच्छी बात, इसके हिसाब से हम कलयुग के सबसे अंधेरे दौर से गुजर चुके हैं और अब एक बेहतर युग यानी ऊपर चढ़ते हुए द्वापर युग में कदम रख चुके हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? असल में इसका असली हल ये नहीं है कि कौन सा नंबर सही है, बल्कि ये समझना है कि हम टाइम को किस स्केल पर, किस पैमाने पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाखों साल और हजारों साल वाली थ्योरीज एक दूसरे से लड़ नहीं रही हैं। वो बस अलग अलग नापने के औजार हैं। एक है कॉस्मिक स्केल जो यूनिवर्स की उम्र नापता है, सृष्टि के बनने और बिगड़ने के चक्र को देखता है, और दूसरा है हिस्टोरिकल स्केल जो इंसानी सभ्यता के उतार चढ़ाव को मापता है। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या युग कोई फिक्स नंबर है ही नहीं? क्या ये सिर्फ टाइम को समझने का एक लेंस है, एक नजरिया है? शायद ये कोई गिनती नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है।